जब आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि यूपीएससी एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, मुख्य परीक्षा में पहुंचते हैं, तो एक पेपर आपको निबंध का भी देखने को मिलता है। 250 नंबर का रहता है और 3 घंटे का इसके लिए समय मिलता है। और आपको बता दूं कि मेरिट बेस पेपर है निबंध, यानी कि जिन नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपको कोई पद मिलता है, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उसमें निबंध के ऐसे के नंबर भी जोड़े जाते हैं। तो निबंध की तैयारी को अच्छे से करिए, इस पेपर को गंभीरता से लीजिए। और देखिए, निबंध का अलग से कोई सिलेबस नहीं है। जीके जीएस को आप लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, डिबेट आप लोग सुनते रहते हैं, यहीं से आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है। बस आपको लिखने की कला सीखनी है और प्रैक्टिस करनी है। आपके सामने जो कॉपी दिखाई दे रही है ना, ये मुकेश कुमार लुंडायत की है। इनकी रैंक थी 587 और 2017 के सिलेक्टेड हैं। और आप देखिए हिंदी मीडियम के थे। तो इनकी कॉपी को देखकर आप लोग कहते हैं ना कि भैया किस तरह से हमें निबंध लिखना चाहिए, आंसर राइटिंग करनी चाहिए, एक आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग शुरू कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जो अनुदेश दिए रहते हैं इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए और प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काटते हैं। अब आप देखेंगे, आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में ही आप लोग निबंध लिखेंगे। और दूसरी बात, जो 1000 से 1200 शब्द में एक निबंध लिखना है ना, और दूसरा निबंध भी 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है, तो इसी के आसपास आपके शब्द होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 500 शब्द लिख दिए, ऐसा नहीं कि आपने 1600 शब्द लिख दिए, 1400 शब्द लिख दिए, 1500 शब्द लिख दिए। ऐसा मत करिए। एक शब्दों का कम से कम इतना तो होना चाहिए लगभग, ठीक है। और कोई अगर पेज खाली रह जाता है तो इस तरह से उसे काट दिया करिएगा। अब आप देखिए, खंड ए खंड बी में प्रत्येक से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्द में हो और 125-25 नंबर के रहते हैं 2 निबंध, ठीक है। खंड ए यानी कि सेक्शन ए में आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इनमें से एक आपको चुनना है और उस सब्जेक्ट को चुनिए जो आपको पसंद हो, जिस पर आप 1000 से 1200 शब्द लिख सकते हैं। और देखिए, निबंध लिखते समय बड़ा बैलेंस बनाकर लिखना है, पैराग्राफ में निबंध लिखना है और न्यूट्रल होकर लिखना है। ऐसा नहीं कि भावना में बह जाए। और जिस सब्जेक्ट को आप चुन रहे हैं उसी के आसपास पूरा आपको निबंध लिखना है। पहला टॉपिक कह रहा है कि आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा देश की पहली आवश्यकता है। आप तब तक कोई योजना नहीं बना सकते हैं जब तक कि सुरक्षा नहीं। और दूसरा कह रहा है राजनीति तथा धर्म सदैव एक साथ चल सकते हैं। तीसरा कह रहा है भारत में तकनीकी संस्थान कुशल बेरोजगार को उत्पन्न करने का कारखाना है। 4 कह रहा है सामाजिक सुरक्षा कुछ नहीं परंतु एक प्रासंविदा है। अब देखिए इन्होंने कौन सा टॉपिक चुना हुआ है। इन्होंने दूसरा टॉपिक चुना है, राजनीति एवं धर्म सदैव साथ नहीं चल सकते हैं। क्या साथ चल सकते हैं? ये आप देखिए दूसरा टॉपिक है ना इनका, राजनीति तथा धर्म सदैव एक साथ चल सकते हैं। ये आप देखेंगे। और मैं कहता हूं निबंध की शुरुआत आप लोग किसी उदाहरण से लिख सकते हैं। कोई 2 लाइनें उस टॉपिक के बारे में किसी ने कही हुई हैं, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो धर्म मूल्यों का संरक्षण है। ये हेराल्ड हार्डिंग ने कहा, धर्म से आशय स्वधर्म यातन से अर्थात पालन से है। और भागवत गीता के अनुसार धर्म व राजनीति के मध्य संबंध प्राचीन काल से ही शासन का एक अभिन्न लक्षण रहा है। राजा व राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, जिसके अनुसार राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और कि लगभग सभी प्राचीन संस्कृतियों व राज्य प्रणालियों में मान्यता प्रदान की गई है। भूमिका ज्यादा प्रासंगिक लिखें और क्रमशः विकास दिखाते हुए दोनों के संबंध परिभाषित करें। एक तरह से ये सुझाव दिया जा रहा है। मैं इसीलिए तो कहता हूं आप लोग आंसर राइटिंग करिए, आप निबंध लिखिए, हर सप्ताह में दो निबंध तो कम से कम लिखिए और वो कॉपी चेक करवाया करिएगा। हालांकि वर्तमान दौर में विशेषता लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण शासन प्रणाली के रूप में उदय के बाद धर्म व राजनीति के मध्य संबंध को काफी हद तक पुनर्परिभाषित किया गया। 19वीं 20वीं शताब्दी में इस संदर्भ में पहले की तुलना की काफी दिशाओं में प्रगति हुई है तथा धर्मनिरपेक्षता, बहुसंस्कृतिवाद, बहुलवाद, धर्मतंत्र बनाम लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों के अधिकार व चेतना ने संपूर्ण आप देखिए विश्व में इस संदर्भ में दोनों के संबंधों को पुनर्परिभाषित किया है। वस्तुतः धर्म शब्द अपने आप में एक अमूर्त शब्द है जो कि विभिन्न व्याख्याओं के लिए खुला है। धर्म शब्द रिलीजन
वेटिन के, ये आप देखिए कि रेलीगेटर शब्द से बना है लेटिन के, और जिसका अर्थ है जोड़ना। इसकी निम्न संभव व्याख्याएं हैं। ये आप देखते हैं कि मनुष्य के भौतिक पक्ष को आध्यात्मिक पक्ष से जोड़ता है धर्म, द्वितीयक मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, तृतीयक ससीम मनुष्य को असीम पारलौकिक ईश्वर से जोड़ता है। और पुनः भारतीय संदर्भ में धर्म से आशय कर्तव्य की धारण करने वाली अर्थात स्वधर्म पालन कर्तव्यों के पालन से है। आप लोग सुनते रहते हैं ना कि अपने धर्म का पालन करिए, आप इस तरह के शब्द सुन रहे हैं ना। आपका स्टूडेंट आप हैं तो आपका पढ़ाई धर्म है, समझ रहे हैं। धर्म को एक तीसरा संदर्भ है जिसके तहत हेराल्ड हार्डिंग द्वारा धर्म की परिभाषित करते हुए कहा गया, धर्म मूलतः मूल्यों का आप देखते हैं कि संरक्षण है। धर्म व राजनीति के मध्य संबंधों की समीक्षा उपयुक्त 3 विभिन्न व्याख्याओं रेलीगियर, श्रौधर पालन और मूल्यों के संरक्षण को मद्देनजर आप देखते हैं कि रखते हुए की जा सकती है। इस संदर्भ में 2 संभव पक्ष हैं। राजनीति व धर्म सदैव एक साथ चल सकते हैं। राजनीति व धर्म में विच्छेदन वर्तमान संदर्भ में न केवल वांछनीय अपितु अपरिहार्य है। अब देखिए, महात्मा गांधी जी द्वारा वर्णित 7 पापों में एक पाप धर्म विहीन राजनीति को माना गया है। गांधी जी के अनुसार राजनीति स्वयं में साध्य न होकर व्यापक जन कल्याण का एक साधन मात्र है, सेवा मात्र है। और गांधी जी राजनीति में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं, क्योंकि इनसे के अभाव में राजनीति स्वयं को साधन के साथ मानने लग जाती है एवं निरंकुश हो जाती है, जिससे जनता के हित को प्रभावित होते हैं। अब गांधी जी वो धर्म की बात कर रहे हैं कि आपका धर्म है जनता का सेवा करना। याद रहे कि गांधी जी का धर्म, यहाँ धर्म से आशय संस्थागत धर्म हिंदू मुस्लिम से ना होकर स्वधर्म पालन अर्थात कर्तव्य पालन से। यदि धर्म का आशय स्वपालन से लिया जाए तो आप देखते हैं कि तो धर्म व राजनीति सदैव एक साथ चल सकते हैं। लोग लेकिन क्या निकाल देते हैं, हिंदू मुस्लिम जैन इस तरह के धर्मों से निकाल लेते हैं। पुनः यदि धर्म का आशय मूल्यों के संरक्षण से लिया जाए एवं इन मूल्यों में सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव, शांति, अहिंसा, प्रेम मानवता आदि मूल्यों को शामिल किया जाए तो भी धर्म व राजनीति साथ साथ चल सकते हैं। इसके अलावा यदि रेलीगियर की प्रथम 2 अर्थों को ही धर्म समझा जाए तो भी धर्म व राजनीति एक साथ चल सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी धर्म व राजनीति में परस्पर निर्भरता एवं एकात्मक तदामय का संबंध रहा है। लगभग सभी प्राचीन राज्य प्रणालियां मध्यकालीन सभ्यताओं, चाहे वे यूरोप में हो, मध्य पूर्व में हो या भारतीय उपमहाद्वीप में, धर्म का राजनीति से गहरा व एकात्मक संबंध रहा है। वर्तमान संदर्भ में भी भारतीय राजनीति में धर्म निरपेक्ष राज्य होने के बावजूद इसमें पूर्ण पर्याप्त के ये आप देखते हैं कि नहीं हो पाया, जो धर्म राजनीति के पूर्ण पार्थक्य की व्यवहारिक समस्याओं को दर्शाता है। वस्तुतः धर्म आस्था का विषय है एवं आस्था व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले काम, ये आप देखिए मैं एक महत्वपूर्ण आयाम है ये, जो धर्म व राजनीति के पूर्ण विच्छेद में कठिनाई उत्पन्न करता है। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, देखिए राइटिंग की बात करते रहते हैं भैया, इतनी तो कम से कम ठीक ठाक होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। राजनीति व धर्म में विच्छेदन न केवल वांछनीय अपितु अपरिहार्य। निसंदेह यदि धर्म का आशय स्वधर्म पालन या मूल्यों का संरक्षण या रेलीगियर के प्रथम 2 अर्थों में लिया जाए तो धर्म व राजनीति एक साथ चलने में कोई समस्या नहीं है। परंतु ये प्रश्न उठता है कि क्या व्यवहार में धर्म का आशय उपयुक्त संदर्भ से लिया जाता है। इसका उत्तर बिना सोचे समझे नकारात्मक ही होगा। अर्थात आप देखेंगे धर्म से आशय व्यवहार में विकसित संस्थागत धर्मों यथा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म आदि से लिया जाता है, जो कि रेलीगियस शब्द के तीसरे अर्थ को संदर्भित करता है। यदि धर्म का आशय इस संदर्भ में से है तो धर्म का राजनीति का एक साथ चलना बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है। और आप देखते हैं कि विश्व के सभी धर्मतंत्र राज्यों के ऐतिहासिक अनुभव से स्पष्ट होता है कि कोई भी ऐसा धर्मतंत्रात्मक राज्य नहीं हुआ जहां ये आम धर्मों के हितों की रक्षा राज्य के प्रमुख धर्म के समान हुई हो। यह धर्म के साथ राजनीति के संबद्ध करने की चुनौती को दर्शाता है। धर्म व राजनीति में विच्छेद की आवश्यकता सर्वप्रथम यूरोप व अमेरिका जैसे राज्यों में महसूस की गई, जो मोटे तौर पर सजातीय राज्य धर्म थे। एक धर्म को मानने के बावजूद इन राज्यों में राजनीति को धर्म से पृथक करने की आवश्यकता महसूस की गई, और यह तथ्य दर्शाता है कि राजनीति व धर्म में वर्तमान में तादम्य संबंध स्वीकार नहीं है। इसी अवधारणा को इससे दूसरे शब्दों में धर्म निरपेक्षता के नाम से भी जाना जाता है, जो राजनीति व धर्म में पूर्ण पार्थक्य का पुरजोर समर्थन करती है। पुनः यदि राजनीति को धर्म से संबद्ध कर दिया जाए तो बहुमत के धर्म को राज्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकमात्र धर्म के रूप में आप देखिए अपनाने की जोखिम बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति अन्य धर्मों के नागरिकों को और उसके कल्याण हेतु पूर्णता
राज्य की इच्छा पर निर्भर बना देती है। और ये आप देखेंगे कि भारत विभिन्न धर्मों की जन्म स्थली है और विश्व में लगभग प्रत्येक धर्म को मानने वाले यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे विविधतापूर्ण भारत समाज में धर्म व राजनीति को परस्पर संबद्ध करने की तरह बेहद जोखिम निहित है। अतः यह भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के समक्ष कई चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। सार्वकालिक लोक कल्याण व्यवस्था को उथल पुथल कर सकता है, जिसका एक उदाहरण हाल ही में देश सच्चा सौदों के मामले में आप देखते हैं कि हरियाणा सरकार व प्रशासन की विफलता के रूप में देखा जा सकता है। ये क्या बहुसंख्यकवाद बहुबुलवाद जैसी अवधारणा भी धर्म व राजनीति की परस्पर संबंध का विरोध करती हैं। धर्म व राजनीति में परस्पर संबंध कई अल्पसंख्यक व छोटी संस्कृतियों पर पहचान का संकट उत्पन्न कर सकती हैं। अतः इससे परस्पर विच्छेद अवसंभावी है। ये आवश्यक नहीं है। अमेरिका बहुलवादी समाज होकर भी ये आप देखते हैं कि बाइबल पर शपथ का प्रावधान करता है। ये आप देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं थे लिखना। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान मौलिक ढांचे का अंग है। भारतीय धर्म पंथ निरपेक्षता का मॉडल राज्य व धर्म के मध्य सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने की अपेक्षा करता है। हालांकि यह राज्य को धार्मिक व अंतर धार्मिक विरोधों को चुनौती देने का अधिकार देता है। पश्चिमी अवधारणा की पार्थकता यहाँ तटस्थता बन जाती है, परंतु भारतीय शासन का स्वरूप भी राजनीति व धर्म में पूर्ण विच्छेद की मांग करता है। उदाहरण के लिए आरपी एक्ट की धारा 123(3) के तहत धर्म, जाति, समुदाय, नस्ल आदि धाराओं पर वोट मांगने को निहितार्थ का एक आधार माना जाता है। ये सब को बराबर सम्मान देता है। धर्म के प्रति उदासीन नहीं, धर्म की स्वतंत्रता मूल अधिकार है। ये विच्छेद नहीं, धर्म का दुरुपयोग होने से बयाता है। समझ रहे हैं? निष्कर्षतः भारत जैसे एक विविध बहुलवादी बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक देश में धर्म व राजनीति को पूर्ण रूप से पृथक पृथक करना न केवल राजनीति की सामाजिक व आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आवश्यक है, अपितु आज़ादी, ये आप देखिए, आज़ादी के 70 सालों में निरंतर अक्षुण्ण व अखंड भारतीय एकता व अखंडता को बनाए रखने की गारंटी भी है। बिना इसके समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व जैसे राजनीतिक आदर्शों तथा सहिष्णुता, सर्वधर्म संभाव, शांतिपूर्ण सहस्तित्व एवं वसुदेव कुटुंबकम जैसे नैतिक आदर्शों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। स्वयं लोकतंत्र की अवधारणा व विचार भी राजनीति व धर्म के साथ चलते समर्थन नहीं करते हैं। यथासंभव संतुलित निष्कर्ष रखने का प्रयास करें। संवैधानिक मूल्यों से स्पष्ट होता है कि धर्म और राजनीति साथ साथ चल अगर अनुचित ना हो तो, और चल सकते हैं अगर अनुचित ना हो। धर्म राजनीति दोनों मानव कल्याण हेतु और सिद्धांत कोई विरोध नहीं है, और फिशन इसके स्वरूप को लेकर है। नैतिक तब मानवता युक्त धर्म राजनीति की बल प्रदान कर सकता है। देखिए, मैंने कहा ना कि एक पक्ष लिख रहे हैं तो दूसरे पक्ष को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तरफा आपको उसका विरोध नहीं कर देना है। समझ रहे हैं? अब देखिए 42 नंबर दिए गए हैं 125 नंबर में से। 125 में से कितने 42 नंबर मिले हैं पहले निबंध में। अब खंड भी है, सेक्शन भी। एक कर्तव्य, इसमें 4 टॉपिक दिए गए ना। एक कर्तव्य के बिना अधिकार ठीक उसी समान है जैसे उत्तरदायित्व के बिना सत्ता। दूसरा कह रहा है सत्ता पर आधारित युद्ध सदैव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अन्याय के विरुद्ध युद्ध, दूसरा है हमारी स्वयं की दुर्बलता से लड़ाई। तीसरा कह रहा है रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती है। 4 कह रहा है स्वच्छ आत्मा, मस्तिष्क एवं शरीर भारत की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक बुराइयों से लड़ने के लिए हथियार है। अब इसमें चारों को पढ़िए, लेकिन आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर आपको चुनाव करना है, निबंध के जो सब्जेक्ट चुनना है। अब इन्होंने तीसरा टॉपिक चुना है, रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती है। वर्तमान में भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति है, यानी कि युवा आबादी हमारी, क्योंकि एक और विश्व की अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आगामी दशकों में श्रम आपूर्ति की संख्या मांग की तुलना में कम होने का अनुमान है। वहीं भारत में एक श्रम अधिक वाला देश बने रहने के अनुमान है। डेमोग्राफी डिपेंडेंट की यह प्राकृतिक स्थिति भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर हो सकती है यदि इसके कुशल रोजगार में परिवर्तित कर दिया जाए। वहीं इसके साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जनसंख्या के इतने बड़े भाग हेतु रोजगार सृजन की समस्या। अभी इस युवा आबादी का फायदा उठा लीजिए, वरना एक दिन ये आगे चलकर बोझ भी बन सकती है। कई अध्ययनों से इस ओर इशारा किया गया कि यदि समय रहते इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावनाओं को साकारित नहीं किया गया तो इसके भयंकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक निहितार्थ हो सकते हैं। और कुछ अध्ययनों में डेमोग्राफिक डिविडेंड के अवसर के साथ साथ उसके डेमोग्राफिक डिजास्टर में परिवर्तित होने की चिंताओं को और इशारा किया जाता है। इसीलिए तो कौशलता पर ध्यान दिया जा रहा है। आंकड़ों की ओर नजर दौड़ाई जाए तो इस संदर्भ में हाल ही के रुझान भी प्रोत्साहित करने वाले नहीं है। श्रम मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित श्रम रोजगार सर्वे में भी श्रम की सृजन की दर में गिरावट की ओर चिंता प्रकट की गई है, और पिछले 4 से 5 वर्षों में रोजगार दर में वृद्धि की बजाय गिरावट आई है। बढ़ती विकास दर के ये आप देखते हैं कि साथ रोजगार
सृजन में आई यह गिरावट चिंतित करने वाली है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारतीय जनसंख्या, ये आप देखिए, भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा परंपरागत रूप से रोजगार हेतु कृषि पर आधारित रहा है। हालांकि मौद्रिक मूल्य के दृष्टिकोण से तो जीडीपी में कृषि की भूमिका में तीव्र गिरावट आई है, तो वर्तमान में करीब 13% के आसपास है। परंतु रोजगार के दृष्टिकोण से कृषि आज भी आधी से अधिक भारतीय श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती है। कृषि के क्षेत्र में यह अदृश्य व छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न करता है। कृषि क्षेत्र में श्रम गुणवत्ता काफी निम्न स्तरीय है। आज़ादी के पिछले 70 वर्षों में हालांकि हमने काफी प्रगति की है, परंतु रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी विफलता वैश्विक पैटर्नों के विपरीत समय के साथ विनिर्माण क्षेत्र के एक प्रमुख रोजगार प्रदान क्षेत्र के रूप में न उभर पाना रहा है। और विनिर्माण क्षेत्र, जिसमें अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन बनने की क्षमता है, कि यह विफलता न केवल आर्थिक विकास की क्षमताओं को कम करती है अपितु इसके अन्य क्षेत्रों यथा सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक आंतरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक स्वास्थ्य आदि में भी गहन निहितार्थ होते हैं। देखिए, जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उसी से जुड़े हुए पॉइंट आपको लिखना है, समझ रहे हैं, उसी के आसपास लिखना है पूरा। सामरिक दृष्टिकोण से एक और जहां हम ज्ञान आधारित समाज व अर्थव्यवस्था निर्मित करने का स्वप्न देख रहे हैं, वहीं गांवों से लेकर शहरों तक युवाओं व कार्यशील जनसंख्या को क्षमता अनुरूप रोजगार का न मिल पाना कई सामाजिक समस्याएं, जिसमें अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति, चोरी, लूटपाट, मानसिक अवसाद प्रमुख हैं, के लिए प्रथम भूमिका कार्य करती है। ऐसे युवा इनके प्रति सुविध होते हैं और कुछ परिस्थितियां में यह महिला देह व्यापार, तस्करी, ड्रग्स तस्करी के प्रति भी सुविध हिस्से को संवेदनशील व लक्ष्य बनाता है। भारत में रोजगार सृजन की समस्या आर्थिक मुद्दा होने के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। हाल ही के दिनों में कश्मीर से पढ़े लिखे युवाओं, इंजीनियरों के अलगाववादी व चरमपंथी संगठनों से जुड़ने की खबरें आई। जब बेरोजगार रहोगे तो नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ तो करोगे उठपटांग। और मैंने कहा ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है। पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद की समस्या का, मध्य व पूर्वी भारत में नक्सलवाद व वामपंथी उग्रवाद हेतु जिम्मेदार कारकों में एक प्रमुख कारक विकास की प्रक्रिया में इन क्षेत्रों को हाशिए पर रखे जाना है। अतः भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु भी रोजगार सृजन अत्यंत आवश्यक है। एक कुछ सीमित संदर्भ में सांस्कृतिक सौहार्द के दृष्टिकोण से भी रोजगार सृजन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका अभाव कई धर्म, समुदाय, पंथ, जाति आधारित उग्र समूह हेतु इन्हें एक आसान वसुधैव लक्ष्य बना देता है। प्रश्न उठता है कि बढ़ती आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत रोजगार सृजन की समस्याओं से क्यों ग्रसित है। इसमें आप देखेंगे वस्तुतः इस हेतु अनेक कारक जिम्मेदार हैं। भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व का करीब 2.4% भूभाग कवर करता है। लगभग संपूर्ण वैश्विक जनसंख्या का 1/5 भाग भारतीय जनसंख्या का है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जनसंख्या का बेहद आकार स्वयं के रोजगार सृजन के समक्ष एक समस्या है। इसके अलावा भारतीय जनसंख्या की संरचना भी इस हेतु जिम्मेदार है। वैश्विक पैटर्न में ये आप देखिए, जहां विश्व की अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाएं बूढ़ी होती जा रही हैं। उदाहरण के लिए 2025 तक अमेरिका की औसत आयु 39, जापान की 47 अनुमान है, वहीं भारत की औसत आयु उस समय मात्र 29 वर्ष होगी। आशा है भारत एक युवा देश है और भारत में श्रमिकों की निम्न स्तरीय कौशल भी इस हेतु जिम्मेदार है। भारत में कुशल श्रमिकों की आप देखते हैं कि अनुपात कुल श्रमिकों का 2 से 3% है। और आप लोग देखते हैं कि पढ़े लिखे, जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो भी ग्रेड 4 का नौकर फॉर्म डालते हैं, PhD करे हुए हैं। तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना भी इस हेतु जिम्मेदार है। सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में रोजगार पहलू, वोकेशनल शिक्षा की अवहेलना की गई है। उच्च स्तरीय शिक्षा व तकनीकी शिक्षा की भी अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया। और आप देखिए, भारतीय आर्थिक नियोजन की प्रणाली भी इस हेतु जिम्मेदार अन्य कारक है। 1991 के बाद के वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक एक बंद अर्थव्यवस्था थी। विकसित देशों की तुलना में भारत में निजी क्षेत्र का अनेक आर्थिक क्षेत्रों व व्यवसायों में प्रवेश काफी बाद में हुआ है। इसके अलावा विदेश नीति पर अनेक प्रकार की बंदिशें भी थी, जिन्होंने भारत में एक सशक्त निजी क्षेत्र को बड़ी संख्या में दक्ष व कुशल श्रमिकों को रोजगार दे पाता सृजन नहीं हो सका। इसके अलावा नीतिगत स्तर पर भी भारतीय आर्थिक विकास का दृष्टिकोण प्रतिशत बिंदु वृद्धि दर पर केंद्रित रहा, न कि विकास के गुणात्मक पहलुओं पर। प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरशाही की लाल फीताशाही, व्याप्त भ्रष्टाचार भी इस हेतु जिम्मेदार है। स्पष्ट है कि भारतीय संदर्भ में रोजगार सृजन न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से अपरिहार्य है, अब तो इसके गहन सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक, सुरक्षात्मक निहितार्थ भी हैं। प्रश्न उठता है कि डेमोग्राफिक डिपेंडेंट के डिजास्टर में बदलने से बचाने
एवं इस क्षेत्र में वैश्विक दृष्टिकोण से उपजे अवसरों को लाभों में कैसे परिवर्तित किया जाए। निस्संदेह इस हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है, रोजगार सृजन अपनाने की आवश्यकता है। ये आप देखिए, रोजगार सृजन की चुनौती कोई आकस्मिक चुनौती नहीं है, इसकी जड़ें भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना शासन की प्रकृति में निहित हैं। अतः इस हेतु केवल अल्पावधि अपितु दीर्घावधि उपायों को अपनाना की आवश्यकता है। क्रमिक विकास योजनाओं में कौशल विकास को इसे एक समाधान के रूप में सुझाया गया है। वर्तमान सरकार ने इस दिशा में वृद्धि करते राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया। इस फ्लैगशिप कार्यक्रम के अलावा आप देखेंगे सरकार ने प्रधानमंत्री युवा मुद्रा योजना, ये आप देखिए सरकार की तरफ से जो पहले की जा रही हैं इनका उल्लेख जरूर कर दिया करिए। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, राष्ट्रीय प्रशिक्षु विकास कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया शुरू किए गए। इस मौजूदा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वर्तमान भारतीय श्रमिक श्रम की कौशलता व उत्पादकता वैश्विक दृष्टिकोण से अत्यंत निम्न स्तरीय है, जिस पर शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र जो इस दिशा में दीर्घावधिक परिवर्तन ला सकता है वह है शिक्षा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट 2020 भी आ चुकी है, लेकिन ये 2017 में लिखा जा रहा है ना। हालांकि इस मुद्दे को संबोधित करते हैं भारतीय शिक्षा नीति आयामों को और अधिक व्यावसायिक बनाने की आवश्यकता है। सभी राज्यों में ग्रामीण स्तर पर वोकेशनल व प्रभावी कंप्यूटर शिक्षा को लागू करना व इस हेतु एक निगरानी व ऑडिटिंग व्यवस्था की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। उच्च शिक्षा स्तरीय शिक्षा प्रणाली विशेष तकनीकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में आवश्यक है। FICCI के एक सर्वे के अनुसार भारतीय इंजीनियरों के 65% नियोक्ता उनके प्रदर्शन प्रशिक्षण के स्तर से खुश नहीं है। कई सेवा प्रदाता कंपनियों को अपने स्वयं के प्रशिक्षण संस्थान सॉफ्टवेयर व खोलने की नौबत आई है। ये विप्रो आप देखते हैं कि इन्फोसिस, जो आप देखेंगे भारतीय तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता हेतु एक दर्पण है। कृषि क्षेत्र जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र हुआ, रोजगार को सामान्य कृषि गतिविधियों तक ही सीमित करता है। सरकार को ये आप देखिए वित्तीय प्रोत्साहन के नीतिगत व वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक श्रृंखलाबद्ध कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को विकेंद्रीकृत व सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि कृषि में रोजगार की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, आदर्श बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सके एवं 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किए जाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अब उस समय रखा गया था ना, सभी राज्यों में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित मॉडल लैंड लीज लॉ को अपनाने की जरूरत है, ताकि संविदा कृषि व कृषि प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र को आकर्षित किया जा सके। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था ना 2015 में नीति आयोग। रोजगार सृजन की चुनौती से निपटने हेतु सर्वाधिक व सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है विनिर्माण क्षेत्र। जब तक कि विनिर्माण क्षेत्र कार्यशील जनसंख्या के बड़े भाग को रोजगार प्रदान करने में या देखिए करने में सक्षम नहीं होगा, तब तक रोजगार सर्जन की चुनौती व चक्रव्यूह से बाहर निकलना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास का इंजन होता है। भारतीय सकल रोजगार में इस क्षेत्र की भूमिका 1/5 भाग से भी कम है, जो चिंता का विषय है। इसके अलावा इस क्षेत्र में काम करने वाले 90% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह समस्या इस का पहलू है। विनिर्माण क्षेत्र में हमें दोहरे दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। प्रथमतः हमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों को सुदृढ़ तथा और अधिक विकेंद्रित करने की आवश्यकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में खादी व आज ग्रामोद्योगों को पुनः जीवित करने की आवश्यकता है, जो आरंभ से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। इसके पहलू के तहत हमें मेक इन इंडिया को अत्यंत प्रभावशाली दृष्टिकोण विकसित किए जाने की आवश्यकता है। विनिर्माण क्षेत्र को एक दृष्टिकोण के साथ साथ प्रत्येक सब सेक्टर विशिष्ट योजना और ऋण प्रोत्साहन व नीतिगत संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है। यह आप देखिए भारतीय समाज में प्रभावी रोजगार सृजन की सर्वकालिक क्षमता इन्हीं में है। ये आप देखते हैं कि बताया जा रहा है ना, और ये आप देखते हैं कि इन सब हेतु सरकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद की मूल भावना को अपनाए जाने की आवश्यकता है। सेवा क्षेत्र की कुशल रोजगार प्रदान करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और आप देखिए मौद्रिक दृष्टिकोण से GDP में करीब 60% योगदान देने वाला यह क्षेत्र रोजगार की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रेस्टोरेंट, आउटसोर्सिंग आदि को शामिल करने से इस क्षेत्र को भी 2025 तक वैश्विक सेवा व्यापार के 15% हिस्से को पाने के सरकार के हस्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संस्थागत नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। और लास्ट में कहा जा सकता है निष्कर्षता, वर्तमान में न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था अपितु एक समावेशी व सतत विकास समावेशी समाज, सांस्कृतिक स्वाद, आंतरिक सुरक्षा व क्षेत्रीय असमानता जैसे मुद्दों हेतु
संबोधित करने हेतु भी रोजगार सृजन अत्यंत आवश्यक है। यदि भारतीय कार्यशील जनसंख्या हेतु अपेक्षित रोजगार सृजित करने के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर लिया गया तो भारत 21वीं सदी में न केवल एशिया अपितु संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। उचित दृष्टिकोण, ये स्वरोजगार की भी आवश्यकता पर अधिक बल दें, ये सुझाव दिया जा रहा है। अब देखिए इन्हें 55 नंबर दिए गए हैं। कितने नंबर दिए गए हैं? 55 नंबर दिए गए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? मैं कहता हूं इसी टॉपिक पर आप लोग निबंध लिखिए। आपको क्या लगता है कि कितने नंबर आप लोग ला सकते थे? कुछ बताया तो करिए। अब देखिए 97 नंबर दिए गए हैं टोटल, 250 में से 97 नंबर मिले हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा लिखते रहेंगे और कला आ जाएगी आपको सीखने में, तो फिर किसी भी टॉपिक पर निबंध आएगा, आप बहुत बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अब ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग भाई। धन्यवाद।